Hello everyone, welcome to Devradi Pathshala. So today topic of discussion is cell cycle and cell division part 2, cell cycle control system. Okay, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होगा जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं CSIR, गेट, ICMR, DBT, JRF की और साथ साथ MSc और BC स्टूडेंट्स के लिए भी. So let's proceed. गाइस ये मेरा लास्ट वीडियो का समरी है सेल साइकिल का, जो मैंने आपको बेसिक्स ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न बताया था. सो हमने जनरली पढ़ा था सेल साइकिल को हम 2 फेजेस में पढ़ते हैं. पहला फेज़ था इंटरफेज जो कि 23 आवर्स के लिए होता है और दूसरा था एम फेज़ जो कि 1 आवर के लिए होता है. इंटरफेज में सेल साइकिल अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करता है, राइट. इस इंटरफेज में हमने 3 डिफरेंट फेजेस पढ़ी थी, जहाँ पे हमने पढ़ा था G1 फेज़ के बारे में. G1 फेज़ हमारा 11 आवर्स के लिए होता है और यहाँ पे जनरली सेल अपना साइज इंक्रीज करती है और अपने ऑर्गेनल्स को डुप्लीकेट करती है. यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास 2n होते हैं एंड अमाउंट ऑफ DNA कंटेंट जो होता है वो 2C होता है, राइट. नेक्स्ट फेज़ हमने पढ़ा था सिंथेसिस फेज़, एस फेज़ जिसे हम बोलते हैं, और ये 8 आवर्स के लिए होता है और यहाँ पे DNA सिंथेसिस होता है मेनली. और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो सेम रहते हैं, 2n ही रहेंगे हर फेज़ में, लेकिन जो अमाउंट ऑफ DNA कंटेंट होगा ये बिटवीन होगा 2C एंड 4C के बीच में, क्योंकि यहाँ पे रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है तो DNA कंटेंट जो है वो इंक्रीज होने लग जाता है, राइट. और एट द एंड ऑफ एस फेज़ ये 4C हो जाता है, राइट. और जैसे ही एस फेज़ ख़त्म होता है तो हमारा सीधा G2 फेज़ आ जाता है. सो नेक्स्ट बात करते हैं G2 फेज़ की. G2 फेज़ हमारा 4 आवर्स के लिए होता है और यहाँ पे सिंथेसिस होता है उन प्रोटीन्स का जो कि एम फेज़ में यूज़ होती है, जो फाइनली डिवाइडिंग फेज़ होती है हमारी, राइट. यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे 2n, बट अमाउंट ऑफ DNA कंटेंट जो कितना हो जाएगा वो 4C हो जाएगा, राइट. और लास्ट में अब हम बात करते हैं एम फेज़ की. एम फेज़ ही ऐसा है जहाँ पे कि एक्चुअल डिवीज़न होता है. यहाँ पर होता है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीज़न एंड साइटोकाइनेसिस का मतलब है सेल का डिवीज़न. ओके, सो ये था एक क्विक रिवीजन और अब हम आज पढ़ेंगे सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम. ओके, So to ensure that they replicate all their DNA and organelles and divide in an orderly manner, eukaryotic cells possesses a complex network of regulatory protein known as the cell cycle control system. So होता क्या है, सेल साइकिल्स कंट्रोल सिस्टम है क्या? तो ये क्या होता है कि एक सिस्टम बना हुआ है. कुछ जो होता है रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं, वो ये बात का ध्यान रखती हैं कि क्या DNA प्रॉपरली रेप्लिकेट हुआ है या नहीं हुआ है, क्या हमारा जो फेजेस आ रहा है, जो डिवीज़न हो रहा है वो एक ऑर्डरली मैनर में हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट. सो इन सब का जो प्रॉपरली जो इंश्योर करता है वो कौन होते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन. और ये एक नेटवर्क में काम करता है, तो इसीलिए हम इसे सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, जो कि एक सेल साइकिल को कंट्रोल करके रखता है कि हर चीज़ एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए, यानी विदाउट एरर हमारा DNA रेप्लिकेट होना चाहिए. अगर कोई एरर है तो उसे पहले फिक्स किया जाएगा, देन सेल साइकिल आगे प्रोसीड होगी, राइट. This system guarantees that events of the cell cycle like DNA replication, mitosis and so on occur in a set of sequence that each possesses has been completed before the next one is begin. Okay, so ये क्या करता है, ये देखता है कि DNA रेप्लिकेशन प्रॉपरली हुआ नहीं हुआ, माइटोसिस पूरा हुआ नहीं हुआ, राइट. और एक सीक्वेंस में सेल साइकिल जारी है या नहीं जारी. ऐसा तो नहीं है कि एस फेज तो कंप्लीट हुआ नहीं, राइट. मतलब DNA रेप्लिकेट पूरा हुआ नहीं और पहले ही G2 फेज आ गया और एम फेज आ गया, ऐसा तो नहीं हो रहा है. यानी कि प्रॉपर सीक्वेंस में पहले एक फेज कंप्लीट होना चाहिए, देन जो है नेक्स्ट फेज में बिगिन होना चाहिए, राइट. तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए कौन होते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं, राइट. The cell cycle control system achieve all of his employing molecular breaks, sometimes called checkpoints, okay, to pause the cell cycle at certain transition point. Okay, तो जैसे हमने देखा है कि जैसे हमारे वहाँ पे भी रोड्स वगैरह में चेक पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे कि पुलिस क्या करती है, चेक करती है. अगर कोई भी इंसान कोई भी गलती कर रहा हो, कोई भी मिस्टेक कर रहा हो तो उसे चेक करती है, राइट. गाड़ियाँ चेक होती है, राइट. ऐसे ही हमारे सेल साइकिल में भी चेक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है. यहाँ पे ये चेक पॉइंट्स क्या करते हैं, ये पॉज करते हैं सेल साइकिल को. जब कोई परमिशन मांगता है आगे जाने की तो ये क्या करते हैं, पहले पॉज
पॉज करते हैं, रोकते हैं, सब कुछ चेक करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेट हुआ नहीं हुआ प्रॉपरली, हर चीज़ फेवरेबल है या नहीं है आगे जाने के लिए, डिवीज़न करने के लिए। देन वो क्या करता है, जब वो पूरा फेवरेबल हो, सब कुछ सही हो, तब वो आगे जाने की परमिशन देता है, ठीक है। तो ये वैसे ही चेक पॉइंट्स है, राइट। इनको हम मॉलिक्यूलर ब्रेक्स भी बोलते हैं, ओके। In this way, the control system does not trigger the next step in the cell cycle unless the cell is properly prepared. और इस तरीके से हमारा जो कंट्रोल सिस्टम जो है वो अगले स्टेप पे नहीं जाने देता है सेल को, जब तक कि पहला वाला कंप्लीट नहीं हुआ, यानी जब तक वो पूरा प्रिपेयर नहीं हुआ है तब तक उसे डिवाइड होने के लिए नहीं जाने देता है, राइट। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वो डीएनए रेप्लिकेट मानो कंप्लीट हुआ ही नहीं और पहले ही माइटोसिस फेज आ गया, यानी डिवाइड होने लग गया सेल, तो इससे क्या होगा, इससे म्यूटेशन कॉज हो जाएगा, राइट। एक से जो डिवीजन होगा वो प्रॉपरली होगा नहीं, डीएनए कम्प्लीटली नहीं जाएगा, तो फिर सेल की डेथ होनी निश्चित है, राइट। सो इसीलिए ये सब चीज़ें देखी जाती है, अदरवाइज क्या हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी हमारी, या क्या और या फिर म्यूटेशंस रह जाएंगे डीएनए में, राइट। और म्यूटेशन हैजार्डियस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, आपको पता होगा। सो इन सब को कंट्रोल करने के लिए ये सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम होता है, राइट। Cell cycle control system regulates progression through the cell cycle at 3 main transition points. So 3 main transition points होते हैं जहाँ पे कि सेल साइकिल जो है वो कंट्रोल करता है, राइट। सो वो 3 मेन पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, ये आप फिगर में देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे G1 सबसे पहला होता है, G1 S चेक पॉइंट, जो जब G1 से S फेज में जाने की परमिशन मांगता है सेल, तब G1 S चेक पॉइंट उसे परमिशन देता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा G2M चेक पॉइंट, जब सेल G2 से M फेज में जाता है तब एक चेक पॉइंट होता है, जब वो परमिशन मांगता है तो G2M चेक पॉइंट उसे परमिशन देता है, राइट। और लास्ट है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, राइट। इसको मैं अभी डिस्कस करूंगी। सो सबसे पहले हम बात करते हैं G1S चेक पॉइंट की। At the transition from G1 to S phase, the control system confirms that environment is favorable for proliferation before committing a DNA replication, right? So ये G1S चेक पॉइंट क्या होता है, ट्रांजिशन होता है बिटवीन G1 और S फेज का। जब G1 से सेल S फेज में जाना चाहता है तब ये चेक पॉइंट आता है बीच में, राइट। ये क्या कंफर्म करता है कि इन्वायरमेंट फेवरेबल है या नहीं है फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। जब फेवरेबल इन्वायरमेंट होगा तभी वो प्रोसीड करेगा। When extracellular conditions are unfavorable, cell can delay progression through G1 and may even enter a specialized resting phase known as Z0, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे G1 फेज में हमने देखा था कि सेल अपना ग्रोथ करता है, अपने ऑर्गेनल्स को डुप्लीकेट करता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है, ठीक है, सेल को खाना नहीं मिल रहा है, राइट। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब न्यूट्रिशन का लैक। अगर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो क्या सेल अपने साइज को मेंटेन कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, राइट। ना तो अपने ऑर्गेनल्स को डिवाइड कर पाएगी ठीक से। सो उसे क्या करना पड़ेगा, पॉज लेना पड़ेगा जीवन का, जब तक कि फेवरेबल कंडीशन नहीं आई तब तक वो क्या नहीं कर पाएगा, अपना एक अच्छा एक्चुअल साइज गेन नहीं कर पाएगा, राइट। और जब तक वो ऐसा नहीं करेगा तब तक उसे परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि G1S चेक पॉइंट उसे आगे नहीं जाने देगा, राइट। सो जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो जो सेल होती है वो G1 में रेस्ट करती है। कभी कभी जब बहुत टाइम के लिए अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो सेल जो है वो एक स्पेशलाइज्ड रेस्टिंग फेज में चली जाती है, जिसे हम Z0 फेज बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट चेक पॉइंट की बात करते हैं हम, G2M चेक पॉइंट, ठीक है। G2M चेक पॉइंट ट्रांजिशन है फ्रॉम G2 टू M फेज का, ठीक है। It's a transition from G2 to M phase. The control system confirms that the DNA is undamaged and fully replicated, ensures that cell does not enter mitosis unless its DNA is intact, ठीक है। सो ये चेक पॉइंट क्या देखता है, ये देखता है कि डीएनए जो है कहीं डैमेज तो नहीं हुआ। ये आस्क करता है, जब सेल परमिशन मांगता है एम फेज में जाने के लिए तो सबसे पहले ये देखेगा कि डीएनए डैमेज तो नहीं है ना, कोई एरर तो नहीं हो गया डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे, उसे अब पहले फिक्स करो तब जाके एम फेज में जाओ, राइट। फुली रेप्लिकेटेड होना चाहिए डीएनए, ठीक है। और जब तक ये ऐसा नहीं होगा तब तक वो माइटोसिस फेज में उसे नहीं जाने देगा, राइट। फाइनली जो हम पढ़ेंगे थर्ड चेक पॉइंट वो है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। During mitosis, the cell cycle control machinery ensures that the duplicated chromosomes are properly attached to a cytoskeletal machine
called mitotic spindle. Okay, before the spindle pulls the chromosome apart and segregate them into 2 dotted cells. Okay, so एक हमारा जो एक स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट है ये हमारा एम फेज में होता है, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे? ड्यूरिंग माइटोसिस ये क्या करता है, जैसे क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गया है, राइट? हमारा जब एम फेज आता है, एस फेज कंप्लीट होने के बाद हमारा क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाता है क्योंकि डीएनए कंटेंट हमारा डबल हो जाता है, राइट? सो ये क्या इंश्योर करता है कि जो साइटोस्केलेटन मशीनरी है जैसे माइटोटिक स्पिंडल, ये कहाँ अटैच होती है? काइनेटोकोर में, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स पे, ठीक है? सो क्या होता है जब माइटोसिस में जब मेटाफेज आता है तो एक मेटाफेज प्लेट बनती है, राइट? वहाँ पर क्या होता है, काइनेटोकोर पे वो स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल जो होते हैं वो अटैच होते हैं ताकि वो बराबर से पुल कर सकें, ठीक है? तो उनका अटैचमेंट प्रॉपर होना ज़रूरी है। जैसे मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। दिस इज़ द डायग्राम। सो आप ये देख सकते हो, दिस इज़ इंटरफेस। इंटरफेस के टाइम पे ये क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखता है। प्रोफेज, ये माइटोसिस के फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, अर्ली एनाफेज एंड टीलोफेज, राइट? सो जब मेटाफेज आता है, मैं आपको डिटेल में माइटोसिस और मियोसिस इन द लेटर क्लासेस में बताऊंगी। सो जब मेटाफेज आता है तो ये देख रहे हैं आप, ये मेटाफेज प्लेट है, राइट? और ये क्या है? स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल्स हैं, राइट? तो क्या होता है, इस मेटाफेज प्लेट में ये माइटोटिक स्पिंडल काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, ये बीच में अलाइन कौन है? ये क्रोमोसोम्स है, राइट? दीज आर द क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम अलाइन है, राइट? और यहाँ पे ये स्पिंडल इस पे अटैच हो रहा है। तो ये प्रॉपरली अटैच होना चाहिए। इसको चेक करने के लिए स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट होता है, क्योंकि अगर ये प्रॉपरली अटैच नहीं होगा, और जैसे माना अगर ये चेक पॉइंट नहीं होता तो कभी कभी क्या हो जाता है कि वन साइड से तो अटैच हो गया लेकिन दूसरी साइड से वो ठीक से अटैच ही नहीं हुआ, तो सारे के सारे क्रोमोसोम कहाँ चले जाएंगे? एक सेल में चले जाएंगे। जब वो एनाफेज में जाएंगे, ये देख रहे हो ये पुल कर रहे हैं। एनाफेज में क्या होता है? पुलिंग होती है। तो क्रोमोसोम यहाँ पे तो बराबर डिवाइड हो रहा है, लेकिन अगर ये अटैच ठीक से नहीं हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? वो एक ही सेल में चले जाएगा सारा क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? सेल की डेथ हो जाएगी। एक क्रोमोसोम में, एक सेल में तो कुछ भी क्रोमोसोम नहीं जाएगा, लेकिन दूसरे सेल में चले जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? सेल डेथ हो जाएगी, दोनों सर्वाइव नहीं करेंगे। सो इसीलिए ये यहाँ पर जो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। ये पहले प्रॉपर चेक करेगी कि स्पिंडल जो है वो प्रॉपरली अटैच हुए या नहीं हुए काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम के, राइट? आप इस फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये जैसे ये जीवन एस चेक पॉइंट है, यहाँ पे एस फेज के लिए एंट्री के लिए परमिशन मांगता है, तो यहाँ पे ये देखेगा कि इन्वायरमेंट क्या है, फेवरेबल है या नहीं है, राइट? वैसे ही G2M चेक पॉइंट है, यहाँ पे ये इंश्योर करेगा कि डीएनए कम्प्लीटली रेप्लिकेट हुआ है या नहीं हुआ है, डीएनए डैमेज तो नहीं बचा है कुछ रिपेयर करने के लिए, ठीक है? जब तक वो रिपेयर नहीं होगा तब तक हम माइटोसिस में नहीं जाएंगे एंटर। और स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट में ये देखा जाएगा कि ऑल क्रोमोसोम्स प्रॉपरली अटैच टू द माइटोटिक स्पिंडल्स। ये चेक किया जाएगा कि सारे क्रोमोसोम जो है माइटोटिक स्पिंडल से कम्प्लीटली अटैच हुए हैं या नहीं हुए, तभी वो अच्छे से पुल करेंगे। वो पुल की परमिशन देता है कि अब पुल कर लो, अब अटैच हो चुका है, नाउ यू कैन पुल अपार्ट द क्रोमोसोम, और फिर वो डिवीजन के लिए दोनों सेल्स में बराबर जाएंगे, राइट? नेक्स्ट बात करते हैं द इंजन दैट ड्राइव प्रोग्रेशन फ्रॉम वन स्टेप ऑफ द सेल साइकिल टू द नेक्स्ट स्टेप आर अ सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट, साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ठीक है? सो कौन है जो, मतलब जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स हमने पढ़ी थी, तो वन ऑफ देम रेगुलेटरी प्रोटीन्स आर साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, राइट? अच्छा, ये साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होते क्या है? यही जो साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है, यही सेल को एक स्टेज से, यानी एक फेज से दूसरे फेज में ले जाती है, यानी G1 से S फेज में ले जाएंगी, S से G2 फेज में ले जाएंगी, ठीक है? और ये कैसे ले जाती हैं ये हम आगे पढ़ते हैं, राइट? जो साइक्लिन होती है, साइक्लिन क्या होती है? इनका कोई काम नहीं होता है, नो एंजाइम एक्टिविटी, इनमें कोई एंजाइम एक्टिविटी नहीं होती है, खुद के पास इनका कुछ नहीं होता है, ठीक है? लेकिन जो एंजाइम एक्टिविटी होती है वो किसके पास होती है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज के पास में, राइट? ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, और लेकिन ये तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक साइक्लिन इस पे बाइंड ना करेगा, ठीक है? साइक्लिन खुद कोई फंक्शन नहीं करता है और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज फंक्शन करता है, राइट? लेकिन जब तक साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज पर अटैच नहीं होगा तब तक कोई साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज भी एक्टिवेट नहीं होगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है? सो दे नीड टू बाइंड
the cell cycle kinases before the kinase can become enzymatically active, ठीक है। सो एंजाइम एक्टिविटी यहाँ पे हमारा साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज करता है और इसको ज़रूरत होती है साइक्लिन से बाइंड करने की, राइट। The kinases of the cell cycle control system are therefore known as cyclin dependent protein kinases. इनको हम CDKs भी बोलते हैं, राइट। सो यही काइनेजेस होते हैं जो कि काम करते हैं, उन्हें हम साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस बोलते हैं, यानी CDKs हम इनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। The phosphorylation reactions that control the cell cycle are carried out by a specific set of protein kinases, while dephosphorylation is performed by a set of protein phosphatases, right? So आपको ये देख के समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे ये नाम लिखा हुआ है कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, जब भी किसी प्रोटीन के लास्ट में काइनेजेस आता है, किसी के भी लास्ट में काइनेजेस आता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन करने वाला है, राइट। ये कहीं पे फॉस्फेट अटैच करने वाला है, राइट। काइनेजेस का मतलब क्या होता है कि वो फॉस्फेट अटैच करने वाला है। वाइल अगर किसी प्रोटीन के एंड में फॉस्फेटेजेस आता है, राइट, फॉस्फेटेजेस आता है, इसका मतलब वो डीफॉस्फोराइलेशन करने वाला है, राइट, वो फॉस्फोरस को रिमूव करने वाला है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग ये बात ध्यान में रखेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये बात पता होगी शायद, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे भी आपको काम आएगा, ठीक है। ये देखो इस टाइप से दिखता है, दिस इज द साइक्लिन और दिस इज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, ओके। ये अभी अलग अलग है, यानी कि CDK अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, राइट। जब साइक्लिन इस पे बाइंड करेगा तो CDK क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और अपना काइनेज एक्टिविटी करने लग जाएगा। काइनेज एक्टिविटी यानी ये फॉस्फोराइलेट करने लग जाएगा अलग अलग प्रोटीन्स को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ साइक्लिन्स एंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक्स and several type of CDKs involved in cell cycle control system. So ये डिफरेंट टाइप के साइक्लिन और CDKs इन्वॉल्व होते हैं और ये अलग अलग होते हैं अलग अलग फेजेस में, ठीक है। जैसे जीवन फेज में कौन सा CDK वर्क करता है, कौन सा साइक्लिन वर्क करता है, इस टेबल के थ्रू हम पढ़ेंगे। जैसे जीवन फेज में देखो साइक्लिन D काम करता है, कौन सा साइक्लिन करता है, D, बट द CDK का पार्टनर कौन होता है, CDK4 एंड CDK6, ये दोनों पार्टनर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीवन SCDK की। जीवन SCDK में कौन सा साइक्लिन काम करता है, साइक्लिन E काम करता है, ठीक है। यानी जब जीवन SCDK का मतलब क्या हो गया, जब सेल जो है जीवन से S में ट्रांजिशन कर रही है, उस टाइम पे साइक्लिन E वर्क करता है और CDK2 काम करता है, ओके। नेक्स्ट है SCDK, यानी S फेज में कौन से साइक्लिन काम करते हैं, कौन से CDK काम करते हैं, तो S फेज में करते हैं साइक्लिन A काम करता है और CDK2 काम करता है, राइट। नेक्स्ट है MCDK, M फेज में कौन सा CDK वर्क, कौन सा साइक्लिन वर्क करता है, तो हमारा साइक्लिन है साइक्लिन B और CDK हमारा 1 है, ओके। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे ये तो याद होना ही चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। मैं आपको इसका शॉर्टकट तरीका बताऊंगी कैसे हम इसे याद कर सकते हैं। बात करते हैं, देखो ये साइक्लिन कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे मैं बोल रही हूँ कि यहाँ इस पर्टिकुलर फेज में ये वाला साइक्लिन काम कर रहा है या इस पर्टिकुलर फेज में ये वाला कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो साइक्लिन होते हैं ना, जैसे जो साइक्लिन जीवन फेज में काम कर रहा होगा वो जीवन में ही करेगा। जब जीवन से S फेज में ट्रांजिशन होगा तो उस साइक्लिन को डिग्रेड कर दिया जाएगा और दूसरे साइक्लिन को सिंथेसाइज किया जाएगा। दूसरा साइक्लिन कौन होगा, साइक्लिन E, जो जीवन से S में जाएगा, राइट। तो साइक्लिन को बार बार डिग्रेड किया जाता है, ठीक है, इसीलिए इसे साइक्लिन नाम दिया हुआ है क्योंकि ये एक साइकिल के रूप में हर जगह डिग्रेड होता है, फिर सिंथेसाइज होता है। जबकि जो हमारा CDK है, राइट, जो CDK हमारा वो हमेशा क्या रहेगा, वो मेंटेन रहेगा, ठीक है, उसका कभी डिग्रेडेशन नहीं होता है। होता किसका डिग्रेडेशन है, हमेशा साइक्लिन का डिग्रेडेशन होता है। जैसे साइक्लिन का S फेज में हमारा साइक्लिन सिंथेसाइज हुआ, जैसे जीवन से S फेज में जाना था तो हमारा साइक्लिन सिंथेसाइज हुआ E, ठीक है। अब E जाके CDK2 पे बाइंड कर गया, अब वो जीवन से S ट्रांजिशन हो गया, ठीक है। और CDK तभी काम करेंगे जब उन पे साइक्लिन्स बाइंड करेंगे, अगर उनका साइक्लिन उन पे बाइंड नहीं करेगा तो वो एक्टिवेट नहीं रहेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हर फेज में अलग अलग साइक्लिन और CDK काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दे रखा है इस फिगर में, अनदर ग्रुप ऑफ साइक्लिन्स कॉल्ड G1 साइक्लिन्स, ओके।
G1 cycline act earlier in G1 phase and bind to the other CDK proteins to form G1 CDKs, okay, which help to drive them through G1 towards S phase, right? So G1 में cycline E आएगा और जो कि उसे जो कि CDK2 पे बाइंड करेगा और उस G1 फेज से सेल साइकिल को S फेज में लेकर जाएगा, ठीक है। इस फिगर से अच्छे से समझ सकते हैं, ये बहुत इजी है, मैंने भी अपने टाइम पे इसी फिगर को देख के याद किया था सारे CDK और साइक्लिन्स वगैरह कैसे कौन काम करता है, ठीक है। जैसे ये G1 फेज है, ठीक है, G1 फेज में हमारा CDK 4 है और 6 है, ठीक है, 2 CDK वर्क करती हैं और साइक्लिन यहाँ पे कौन सा होता है, D होता है, ठीक है। लेकिन जब G1 से S में ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हो ये G1 से S में ट्रांजिशन हो रहा है, तो तब क्या हो रहा है, तब CDK2 है और साइक्लिन E है, तब ये जो साइक्लिन D है ना इसको डिग्रेड कर दे रहे हैं। इसे डिग्रेड कौन करता है, इसको एक यूबिक्विटिनाइजेशन, एक प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन सिस्टम होता है, हमारे सेल में भी होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में भी होता है, साथ ही न्यूक्लियस में भी होता है, ठीक है। 26S प्रोटियोसोमल सिस्टम ये क्या करता है, प्रोटीन्स को डिग्रेड करता है, जो भी अननेसेसरी जो वर्क करने के लिए नहीं होती है उनको डिग्रेड करता है, राइट। सो देखो अब यहाँ पे CDK2 तो है, अब साइक्लिन कौन सा सिंथेसाइज हुआ है, साइक्लिन E। अब ये CDK2 E के बिना कुछ भी नहीं है, अगर ये E सिंथेसाइज नहीं होता तो ये CDK2 कभी एक्टिवेट नहीं होता, राइट। सो ये CDK2 किसकी वजह से एक्टिवेट हुआ है, साइक्लिन E की वजह से। ऐसे ही S फेज में कौन सा काम कर रहा है, साइक्लिन A काम कर रहा है। अब ये CDK2 किसके थ्रू एक्टिवेट होगा, साइक्लिन A के थ्रू, ठीक है, जो कि S फेज में काम करेगा। फिर जो S से G2 फेज में जाएंगे, S से G2 फेज में साइक्लिन A वही सेम है और लेकिन CDK कौन सा है, अभी CDK1 है। अब साइक्लिन A CDK1 पे बाइंड करेगा और S फेज से ट्रांजिशन कराएगा G2 फेज में, राइट। वैसे ही G2 to M ट्रांजिशन है, G2 to M ट्रांजिशन में CDK हमारा CDK1 है, बट यहाँ पे साइक्लिन A जो है वो डिग्रेड हो जाएगा और साइक्लिन B का सिंथेसिस होगा और साइक्लिन B क्या करेगा, G2 से M फेज की तरफ ले जाएगा, राइट। सो ये फिगर गाइज बहुत इजी है समझने के लिए, मैंने भी अपने टाइम पे इसी फिगर से याद किया था और मैंने टेबल से याद नहीं किया था, ये फिगर ही अपने आप में मतलब पूरा एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे क्या हो रहा है। सो आप भी इसको 1-2 बार 3-4 बार बना के देखना, आपको 100% याद हो जाएगा ये, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है साइक्लिन डिस्ट्रक्शन कैन हेल्प ड्राइव द ट्रांजिशन फ्रॉम वन फेज ऑफ द सेल साइकिल टू द नेक्स्ट। For example, M-cycline degradation and resulting in the inactivation of the M-CDKs leads to the molecular events that takes the cell out of mitosis. Okay? सो क्या होता है, ये साइक्लिन का डिस्ट्रक्शन होता है, जो मैंने आपको भी बताया कि साइक्लिन क्या होते हैं, डिस्ट्रक्ट होते हैं और हेल्प करते हैं ट्रांजिशन। ये जब डिस्ट्रक्ट होगे तभी ट्रांजिशन होगा एक फेज से दूसरे फेज में, क्योंकि तब नेक्स्ट साइक्लिन एक्टिवेट होगा, तो वो CDK के साथ बाइंड करेगा, राइट। सो ऐसे ही ये चलता है, जैसे एग्जांपल दे रखा है कि M साइक्लिन जब डिग्रेड होता है, ठीक है, M साइक्लिन कौन सा था, जो M फेज में साइक्लिन काम करता है, यानी साइक्लिन B। इसका जब डिग्रेडेशन होता है तब जाके जो सेल है वो M फेज से कहाँ चली जाती है, वापस से G1 फेज में जाती है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं साइक्लिन डिग्रेडेशन अकर बाय यूबिक्विटिन डिपेंडेंट प्रोटियोलाइसिस। ये 26S प्रोटियोसोमल सिस्टम होता है, इसके थ्रू साइक्लिन का डिग्रेडेशन होता है। कभी मैं मौका मिलेगा तो मैं इस पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगी यूबिक्विटिन डिपेंडेंट प्रोटियोलाइसिस पे, ओके। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि हमारे सेल के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म में भी, इवन न्यूक्लियस में भी ये प्रेजेंट होता है और ये एक्सेस जो भी प्रोटीन हो जो अनयूज़ किए हैं, मतलब जो यूज़ के नहीं है, और उनको ये क्या करता है, डिग्रेड करता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं द एब्रप्ट डिग्रेडेशन ऑफ M and S cyclines part way through M phase depend on a large enzyme complex called anaphase promoting complex APC। सो ये APC है क्या, जब डिग्रेडेशन होता है M and S साइक्लिन का, राइट। सो ये APC के थ्रू, ये APC क्या करता है, जनरली डिग्रेड करता है तब, ताकि जो M फेज जो है वो कंप्लीट हो सके, राइट। तो ये कैसे होता है APC के थ्रू, इस फिगर से हम देखते हैं, यहाँ पे देखो ये साइक्लिन है और ये एक्टिव CDK है, एक्टिव CDK क्योंकि साइक्लिन इस पे बाइंड कर चुका है, ठीक है।
अब यूबिक्विटिनाइलेशन ऑफ साइक्लिन बाय एपीसी। अब एपीसी क्या कर देगा, साइक्लिन को डिग्रेड कर देगा, राइट। साइक्लिन हमारा डिग्रेड हो गया, यूबिक्विटिन की चेन लग गई इस पर, ये डिस्ट्रक्शन हो गया और ये सीडीके हमारा इनएक्टिव हो गया। अब सीडीके इनएक्टिव हो गया तो वहाँ पे काम करने वाला प्रोटीन क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। अब ये क्या कर जाएगा, एक फेज से दूसरे फेज में चले जाएगा, यानी एम और एस के साइक्लिन डिग्रेड कर दिए इसने, तो अब ये कहाँ चले जाएगा, फिर से वापस से G1 फेज की तरफ मूव कर जाएगा, राइट। मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर जिसे हम MPF बोलते हैं, इसे हम माइटोटिक प्रमोटिंग फैक्टर भी बोलते हैं और एम फेज प्रमोटिंग फैक्टर भी बोलते हैं। इज द साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स, ये कुछ नहीं है, ये क्या है, साइक्लिन और सीडीके का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। दैट वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट इन द फ्रॉग एग में इसको डिस्कवर कराया था। इट स्टिमुलेट द माइटोटिक एंड मियोसिस फेज ऑफ द सेल साइकिल, ये माइटोटिक और मियोसिस फेज ऑफ द सेल साइकिल को स्टिमुलेट करता है। देखो गाइस, ये दिस इज द MPF, ओके, मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। तो सबसे पहले इसको ना फ्रॉग के एग में डिस्कवर किया गया था। पहले साइंटिस्ट ऐसे सोचते थे कि ये सिर्फ मियोसिस में होता है, ठीक है। मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है जो हमारे जर्म सेल्स में होता है, राइट, और माइटोसिस हमारे सोमैटिक सेल्स में होता है, राइट। सो बाद में जब पता चला कि ये जो ये MPF है ये माइटोसिस में भी प्रेजेंट है, राइट, तो फिर इसको MPF बोला गया, माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर भी इसको बोला गया, ठीक है। MPF प्रमोट द एंट्रेंस इनटू माइटोसिस, ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है माइटोसिस में जाने के लिए, यानी M फेज में जाने के लिए, ठीक है, फ्रॉम G2 फेज बाय फॉस्फोराइलेटिंग मल्टीपल प्रोटीन्स नीड्स ड्यूरिंग माइटोसिस, ओके। सो MPF क्या करता है, ये फॉस्फोराइलेट करता है मल्टीपल प्रोटीन्स को ताकि जो सेल साइकिल है वो अपने G2 फेज से M फेज में जा सके, ओके। MPF is activated at the end of G2 phase by phosphatase। phosphatase आ गया ना वर्ड। अब मैंने आपको बताया था कि phosphatase का मतलब क्या होता है, जो रिमूव करता है फॉस्फोरस को, राइट। सो MPF is activated at the end of G2 by a phosphatase which remove an inhibitory phosphate group एट अर्लियर, ठीक है। तो ये कैसे एक्टिवेट होता है, बाइफॉस्फेटेज, जो कि एक इनहिबिटरी फॉस्फेट को रिमूव करता है और उसको एक्टिवेट कर देता है, किसको, MPF को, राइट। द एंट्री ऑफ oocytes into meiosis is frequently referred to as oocyte maturation। दिस साइटोप्लाज्मिक फैक्टर वॉज कॉल्ड मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर और MPF, ठीक है। यहाँ पे एक और डेफिनेशन है जो मैंने ऊपर से ली थी MPF की, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। और ये मियोसिस, ये जनरली मियोसिस ऑफ द oocytes में देखा जाता है फ्रिक्वेंटली, तो उस टाइम तक ये लगता था कि मियोसिस में ही ये MPF होता है, ठीक है। बाद में पता चला कि ये माइटोसिस में भी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, MPF इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सोमैटिक सेल्स, ओके। ये सोमैटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने आपको भी बताया, वेयर इट इंड्यूस द एंट्री इनटू M फेज ऑफ द माइटोटिक साइकिल, जहाँ पे ये M फेज में एंट्री को इंड्यूस करता है, राइट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ MPF। यहाँ पे देखो MPF किससे बना हुआ है, साइक्लिन B और CDK1 से। हमने पढ़ा था ना, साइक्लिन B और CDK1 क्या है, G2 से M फेज में ट्रांजिशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये इसी कॉम्प्लेक्स को हम MPF बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, इन मेमेलियन सेल्स साइक्लिन B is synthesized from and form complexes with CDK1 during G2 phase. As these complex forms, CDK1 is phosphorylated into two critical regulatory positions, ठीक है। तो साइक्लिन B जो है वो G2 फेज में सिंथेसाइज होता है और CDK1 तो ऑलरेडी रहेगा, ठीक है, CDK1 ऑलरेडी सेल्स में रहते हैं, ठीक है। एज दीज कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जैसे ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो इनमें कोई आके फॉस्फोराइलेशन कर देता है, यानी कोई काइनेस प्रोटीन होगा, राइट, जो कि इनमें इनके टू रेगुलेटरी पोजिशंस पे फॉस्फोरस ऐड कर देता है, ठीक है। अब ये कौन है, हम पढ़ते हैं आगे। वन ऑफ दिस फॉस्फोराइलेशन अकर्स ऑन थ्रियोनिन 161। थ्रियोनिन 161 पे एक फॉस्फोराइलेशन होता है और ये एंड इज रिक्वायर फॉर CDK काइनेज एक्टिविटी, ठीक है। और ये CDK की काइनेज एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, यानी ये इसे प्रमोट करेगा। थ्रियोनिन 161 पे अगर फॉस्फोराइलेशन होगा तो उसकी काइनेज एक्टिविटी को प्रमोट करेगा। द सेकेंड is a phosphorylation of tyrosine 15 and of the adjacent of threonine 14 in vertebrates। सेकेंड जो phosphorylation होता है वो tyrosine 15 और threonine 14 पे होता है, राइट।
द फॉस्फोराइलेशन ऑफ टायरोसिन 15 इज कैटेलाइज्ड बाय अ काइनेज, वो काइनेज है, ठीक है, जो कि फॉस्फोरस ऐड कर रहा है, वो है V1, ठीक है। एंड इनिबिट CDK एक्टिविटी, ये प्रमोट नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इनिबिट कर रहा है CDK1 की एक्टिविटी को, एंड लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ इनएक्टिव CDK1 एंड साइक्लिन B कॉम्प्लेक्स, ठीक है, थ्रू G2 फेज। तो G2 फेज में इसे क्या कर रहा है, इनएक्टिवेट करके रख रहा है। देखो साइक्लिन B और CDK1 आपस में तो अटैच हो गए हैं, लेकिन इनको इनएक्टिव करके कौन रख रहा है, हमारा V1 काइनेज। और ये कहाँ पे फॉस्फोराइलेशन कर रहा है, ये टायरोसिन 15 पे फॉस्फोराइलेशन करके इसको इनएक्टिव रख रहा है। The next is the transition from G2 to M is then brought about by activation of CDK1 cyclin B complex, okay, as a result of dephosphorylation of threonine 14 and tyrosine 15, a protein phosphatase called CDC25, okay। So क्या हो रहा है जनरली, जब ट्रांजिशन करना है G2 to M, यानी कि प्रॉपर टाइम आ चुका है कि अब हमें G2 से M में ट्रांजिशन करना है, तो वहाँ पे CDK1 साइक्लिन B कॉम्प्लेक्स को कौन एक्टिवेट कर रहा है, तो यहाँ पे कर रहा है CDC25। ये क्या है, फॉस्फेटेज है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है थ्रेओनिन 14 और टायरोसिन 15 के फॉस्फोरस को रिमूव कर रहा है, राइट। Once activated, CDK1 protein kinase phosphorylate a variety of target proteins that initiate events in M phase, okay। और अगर एक बार ये CDK1 प्रोटीन, राइट, CDK1 और साइक्लिन B को कॉम्प्लेक्स जो हमारा है वो एक्टिवेट हो गया, तो ये M फेज में कई सारे प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करके उनको एक्टिवेट करता है, और जो भी काम होता है M फेज में उसे करता है, ठीक है। द V1 एंड CDC25 प्ले एंटागोनिस्ट रोल, ठीक है, ये दोनों अपोजिट काम करता है CDC25, क्योंकि V1 जो है वो हमारा इनहिबिटरी का फॉस्फोरस जोड़ दे रहा है कहाँ पे, टायरोसिन 15 पे, राइट, और CDC25 आके क्या कर रहा है, उस फॉस्फोरस को रिमूव करके उसे एक्टिवेट कर रहा है। यानी हम एक बात में और भी कह सकते हैं कि जो V1 है वो डिवाइड होने से रोक रहा है, वो सेल को डिवीजन को रोक रहा है, राइट, और CDC25 क्या कर रहा है, वो डिवीजन को प्रमोट कर रहा है, राइट, और दोनों ही अपोजिट काम कर रहे हैं, राइट। अ डिक्रीज इन V1, अगर डिक्रीज हो गया V1 की एक्टिविटी और इंक्रीज हो गई CDC25 की एक्टिविटी, तो क्या होगा, रिजल्ट इन एक्टिवेशन ऑफ CDK। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, जो हमारा साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है वो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है MPF के रेगुलेशन का, माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर के रेगुलेशन का। जब साइक्लिन B को सिंथेसाइज किया गया था, साइक्लिन B सिंथेसाइज हुआ था G2 फेज में, तब ये इसने किसके साथ कॉम्प्लेक्स बना दिया था, CDK1 के साथ कॉम्प्लेक्स बना दिया था, और साइक्लिन B और CDK ने कॉम्प्लेक्स बना दिया, ठीक है। फिर इन पे क्या करा, V1 ने आके फॉस्फोरस ऐड कर दिया, राइट, यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन ऐड हो गया, ठीक है। ये थ्रेओनिन 161 पे तो एक्टिवेटरी फॉस्फेट ऐड हुआ, बट ये थ्रेओनिन 14 और 15 पे इनहिबिटरी फॉस्फोरस ऐड हुआ, राइट। फिर यहाँ पे डीफॉस्फोराइलेशन हुआ, डीफॉस्फोराइलेशन जब प्रॉपर टाइम हुआ आएगा तभी डीफॉस्फोराइलेशन होगा, ठीक है। और डीफॉस्फोराइलेशन कौन करेगा, CDC25 आया, इसने डीफॉस्फोराइलेशन करा, और उससे क्या हुआ, MPF हमारा क्या हो गया, एक्टिव हो गया, राइट, और नाउ वो माइटोसिस फेज में प्रोसीड कर गया, राइट। फिर देन साइकिल चलेगी, साइक्लिन B को डिग्रेड कर दिया जाएगा जब उसका यूज़ नहीं होगा, CDK1 फिर से इनएक्टिव रहेगा, ठीक है, बिना साइक्लिन के तो CDK का कोई काम ही नहीं है, वो एक्टिवेट हो ही नहीं सकता। देन इस पर फिर से डीफॉस्फोराइलेशन होगा और ये ऐसे ही रहेगा। देन फिर से ये साइकिल के थ्रू फिर से साइक्लिन B आएगा, इस पर अटैच करेगा, इस पर फॉस्फोराइलेशन होगा, देन डीफॉस्फोराइलेशन होगा, और ये साइकिल ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं म्यूटेशन केसेस की, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है म्यूटेशन केसेस, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखो मैं जनरली कहानी के तौर पे आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि V1 जो है वो सेल डिवीजन को रोक रहा है, जबकि CDC25 जो है वो प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो ये सब कैसे पता चलता है साइंटिस्ट को, जब ये पर्टिकुलरली जीन को नॉकआउट करते हैं, उसे डिलीट कर देते हैं या नॉकआउट कर देते हैं, ठीक है, और देन फिर उसके बाद उस जीन के बिना उस सेल को देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है, काम वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसीलिए म्यूटेशन केसेस किए जाते हैं, इसीलिए नॉकआउट किए जाते हैं, ताकि हमें जीन का प्रॉपर फंक्शन पता चले, ठीक है।
सो देखो, सबसे पहले देखो वाइल्ड टाइप का है, वाइल्ड टाइप का है V1 हमारा काइनेज है, और CDC25 हमारा फॉस्फेटेज है जो कि रिमूव करेगा फॉस्फोरस को, ठीक है। ये नॉर्मल टाइप है, प्लस साइन का मतलब क्या होता है कि ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल टाइप है। जब ये नॉर्मल थे यानी कंट्रोल सेल है, ठीक है, जब ये नॉर्मल थे तब क्या हो रहा था, जैसे सिंथेस S फेज था, DNA रेप्लिकेशन हुआ, फिर G2 फेज आया, G2 फेज में क्या करा, सेल ने एक प्रॉपर साइज अपना लिया, देन M फेज आया, और M फेज में इसने प्रॉपरली डिवाइड करा, एकदम प्रॉपर साइज में ये डिवाइड हुआ, ठीक है, ये देखा। फिर साइंटिस्ट ने देखा कि अब हम जीन नॉकआउट करते हैं और देखते हैं इनके बिना क्या होता है, राइट। तो म्यूटेशन केसेस लिए गए, कैसे, यहाँ पे V1 को म्यूटेट कर दिया, ठीक है, V1 हमारा नेगेटिव में है तो इसका मतलब यहाँ पे म्यूटेशन हुआ है, ठीक है, और CDC25 को हमारा नॉर्मल रखा, इसको हमारा नॉर्मल फंक्शन करने दिया, और V1 को म्यूटेट कर दिया। तो क्या देखा गया कि स्मॉल G2 फेज क्या हुआ, स्मॉल हुआ, और प्री मैच्योर माइटोसिस हो गई, ठीक है, प्री मैच्योर माइटोसिस हो गई, यानी कि G2 फेज में उसने जो प्रॉपर साइज लेना था वो उसने लिया नहीं, और उसका सीधा माइटोसिस कर दिया, राइट। और इससे क्या हो गया, सेल का साइज बहुत ही स्मॉल हो गया, दिख रहे हैं आप, ये हो गया, ठीक है। ये देखो, ये G2 फेज है, G2 फेज में सेल ने अपना प्रॉपर साइज ले नहीं पाया क्योंकि V1 काइनेज उसे रोकने वाला नहीं था, राइट। CDC25 ने एक्टिवेट किया और सीधे जाके M फेज में उसे भेज दिया, और सीधा उसका डिवीजन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, छोटे छोटे उनको साइंटिस्ट को सेल्स दिखे, राइट। थर्ड है म्यूटेंट टाइप, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, V1 को नॉर्मल रखा, ठीक है, V1 काइनेज को नॉर्मल रखा, और CDC25 फॉस्फेट को म्यूटेट कर दिया, और इन्होंने देखा कि अब देखते हैं अब क्या होता है। तो यहाँ देखा कि G2 फेज तो बड़ा लंबा चल गया, G2 फेज से आगे सेल जा ही नहीं रहा है, सेल ने डिवाइड ही नहीं किया, तो बिना CDC25 के सेल डिवाइड कर ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हो गया, CDC25 क्या चाहिए, डिवीजन के लिए चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये सेल आई, इसने G2 फेज लिया, G2 फेज में ही रह गई है, जैसे G2 फेज में गई उसी में जाके रह गई, आगे इसका डिवीजन ही नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि कोई था ही नहीं जो कि इनहिबिटरी फॉस्फेट को रिमूव कर सके, ठीक है, यानी CDC25 ही म्यूटेट हो गया, तो वो सेल फर्दर डिवाइड नहीं किया, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है गाइस, इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं PYQs भी, मैं आपको सॉल्व कराऊंगी इसके नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में PYQs सॉल्व कराऊंगी जितने भी CSIR में आए हुए हैं, जितना मैंने टॉपिक पढ़ाया है उससे रिलेटेड। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, और ऐसे ही मैं टॉपिक्स को प्रोसीड करती रहूँगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच गाइस।